हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रथम अंक की शेष सूक्तियाँ। 4 हमने सुबह कर ली थी, शेष बची हैं 5। तो आइए आप भी इनका भी सरलार्थ, प्रसंग, भावार्थ सहित इनको शुरू करते हैं। और जल्दी से शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, और जो विद्यार्थी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें, चाहे हम आप तक वीडियो पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं। लेकिन आप अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है, न्यू वीडियोस हैं, आपको निरंतर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 5वीं सूक्ति। किमिव ही मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम। अर्थात अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम वही लिखेंगे प्रसंग जो प्रस्तुत सूक्ति, ये जो प्रस्तुत सूक्ति है हमारी, जो प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से उद्धृत है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रसंग। आइए अभी एक काम की घटना है। ठीक है, तो जो हस्तिनापुर के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जब कण्व ऋषि के दर्शनार्थ के लिए, दर्शन के लिए, कण्व ऋषि के दर्शन के लिए तपोवन में प्रवेश करते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, तो शकुंतला के लावण्य को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कौन? राजा दुष्यंत। वह शकुंतला राजा को, वह शकुंतला जो थी, वह शकुंतला राजा को वल्कल वस्त्रों के जो वल्कल वस्त्र जो थे, मैं भी शकुंतला बहुत ही कैसी लग रही थी? सुंदर प्रतीत हो रही थी। किसको? राजा जी को। कौन से राजा जी? दुष्यंत जी। जी हाँ, ठीक है। तो सरलार्थ क्या हुआ? मधुर आकृति वालों के लिए क्या आभूषण नहीं होता? ये हमारी सरलार्थ है इस सूक्ति का। किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। अर्थात मधुर आकृति वालों के लिए, है ना, मधुर आकृति वालों के लिए क्या आभूषण नहीं होता? ऐसा वो प्रश्न वाचक चिन्ह लगा देते हैं और इस तरह की सूक्ति बोलते हैं। किमीव ही मधुराणाम मंडनम आकृति नाम। भावार्थ क्या है? जिनका रूप, रंग, सौंदर्य, आकृति आदि शारीरिक रचना बहुत मनोरम और आकर्षक होती है, उस आकृति के स्वाभाविक सौंदर्य के लिए अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा वो बोलते हैं। कौन? हमारे दुष्यंत जी। उसके लिए तो सभी सुंदर है। ठीक है, मतलब कुछ भी पहना दो उनको, हर चीज में वो सुंदर लगेंगी। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा सुंदर है, देखिए चंद्रमा से उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य की क्या करी है? उपमा करी है। किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा सुंदर है, उसमें अंकित काला कलंक उसकी जो कलंक उसकी सुंदरता को कम नहीं करता। जो चंद्रमा पर जो काला कलंक लगा है वो उसकी सुंदरता को कम नहीं करता। कौन? किसकी? चंद्रमा की, है ना, बल्कि बढ़ाता है। उसी प्रकार कमल स्वभावते, कमल जैसा स्वभाव सुंदर होता है ना, उसी प्रकार कमल स्वभावतः सुंदर होता है। जो कमल का फूल होता है कैसा होता है? स्वभावतः, है ना, प्रकृति से वो सुंदर होता है। उसके चारों ओर काई, और काई तो भी उसकी सुंदर, जब चारों तरफ कमल किसमें होता है? कीचड़ में होता है ना, काई में होता है। तो क्या उसकी सुंदरता क्या घट जाती है? नहीं घटती। उसी प्रकार शकुंतला स्वभावतः कैसी है? मधुर है। किसके समान? चंद्रमा के समान, है ना, मनोरम है और कोमलांगी, है ना, कोमल अंग है उसके। यदि उसने वल्कल उसे कहा जाता है बेटा जो वृक्षों की छाल होती है। ठीक है, वृक्षों की जो छाल होती है उसे, तो छाल के जो वस्त्र पहन रखे हैं, इससे उसकी सुंदरता कम नहीं हुई है ना, कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। वास्तव में सौंदर्य की सुंदरता अलंकारों से नहीं होती। ठीक है,
तो हमारे जो दुष्यंत जी हैं वो शकुंतला को यही देखकर यही कहते हैं कि बल्कि जैसे कि जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा पर कलंक होने के बाद भी उसकी सुंदरता घटती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। जिस प्रकार कीचड़ में खिला हुआ कमल, जो कीचड़ होता है वो कमल की सुंदरता को घटाता नहीं है ना। तो इसी प्रकार जो वल्कल जो वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्रों को पहने हुए जो शकुंतला थी, उस वल्कल वस्त्रों के द्वारा शकुंतला का सौंदर्य कम नहीं हो रहा है बल्कि वो और बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं वास्तव में सौंदर्य की सुंदरता है ना वो अलंकारों से नहीं होती, वो तो स्वभावतः ही होती है। जैसा कि अंग्रेजी में भी कहा गया है, इंग्लिश में भी एक कहावत है, ब्यूटी नीड नो ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सुंदरता तो सुंदरी का स्वाभाविकता का गुण होता है। ठीक है, तो जो सुंदर होता है, जो स्वभाव से सुंदर होता है, जो प्रकृति से सुंदर होता है, उसको अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात गहनों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा इसमें बताया है, किमी भी मधुराणाम मंडनम ना आकृति ना। ठीक है, तो आई थिंक मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो करते हैं हम अपना सूक्ति नंबर 6। तो शुरू करते हैं सूक्ति नंबर 6। बहुत ही अच्छी सूक्ति है, ये भी अच्छी तो सारी ही है क्योंकि नाटक ही इतना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सूक्ति नंबर 6 विशेष इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में उपयोगी कोई भी आ सकती है। 9 सूक्तियां हैं तो आप 9 की 9 अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 9वीं सूक्ति हमारी 6वीं सूक्ति है, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम करण प्रवत्य। अर्थात प्रसंग तो हमारा वही आएगा। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है, जैसा कि आपको पता है। तो अब ये कब की सूक्ति है? तो राजा दुष्यंत जो थे, हमारे राजा दुष्यंत तपोवन में शकुंतला को देखकर उस पर आसक्त हो जाते हैं। जो हमारे राजा दुष्यंत जी थे वो शकुंतला को देखकर तपोवन में आसक्त हो जाते हैं, परंतु वह इस बात का निश्चय नहीं कर पाते कि उससे राजा का विवाह संभव है या नहीं। अब भाई आसक्त तो हो गए, लेकिन ये संदेह है कि भाई राजा का विवाह उनसे होगा या नहीं होगा। पुनः वह कहता है, और वह दुष्यंत जी वो पुनः कहते हैं, सरलार्थ क्या है, संदेहपूर्ण विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। ठीक है, तो सताम ही संदेह पदेशु, जो संदेहपूर्ण विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। ठीक है, तो प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तियां। ठीक, तो भावार्थ है हमारा इसका, संसार में न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं कि जब व्यक्ति निश्चय नहीं हो पाता, निश्चय नहीं कर पाता कि क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, वैसे ये सवाल सभी के लिए आते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रसंग कुछ और हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है, विषय कुछ और हो सकता है, घटना कोई और हो सकती है, जरूरी नहीं है कि घटना इसी तरह की हो। तो कई बार लोगों के मन में ये आता है कि पता नहीं ये हो, मतलब हमको क्या करना चाहिए, है ना, और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, इस विषय में शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अतः संदेह जो है, संदेह के अवसर पर जो अपनी अंतरंगी आवाज हो उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब किसी के सामने आ जाए कि भैया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमको अंतःकरण की आवाज, अपने दिल की आवाज, अपने हृदय की आवाज को हमें सुनना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। राजा दुष्यंत भी नहीं सोचता है कि शकुंतला मेरे साथ विवाह करने योग्य है या नहीं, क्योंकि मेरा मन उसे चाहता है ना। वो कहते हैं कि भाई मेरा मन तो उन्हें चाहता है, लेकिन अतः मेरे साथ उसका विवाह संभव है। भाई एक बार सोचने से क्या होता है ना। अभी तो सिर्फ राजा जी सोच रहे हैं ना, यस, तो लेकिन उनके सोचने से क्या होता है, अतः
अब उनका विवाह उनके साथ संभव है कि नहीं, अर्थात सज्जनों के लिए उनकी अंतरंग की आवाज ही प्रमाणिक होती है। मेरी अंदर की आवाज के अनुसार वह शकुंतला मुझसे विवाह करने योग्य है। अब देखिए उनके अंतःकरण की आवाज ये निकलती है कि जब वो प्रश्न करते हैं कि शकुंतला मेरे से विवाह करने योग्य है कि नहीं, तो उनके अंतःकरण में एक ही आवाज आती है कि यस, है ना, शकुंतला मुझसे विवाह करने योग्य है। तो राजा यही निश्चय कर लेता है। ठीक है, तो राजा निश्चय कर लेता है, प्रमाण मिल जाता है। तो जब ये सूक्ति बनाई है हमारी कि संदेहपूर्ण विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। ठीक है, तो उनको प्रमाण मिल जाता है अपने अंतःकरण से। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी 7वीं सूक्ति। 7वीं सूक्ति, राज रक्षितानी। यस, आपकी बुक में भी जरूर होगी सूक्ति। राज रक्षितानी खलु तपोवनानी भवंती। ठीक है, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग हमारा वही रहेगा। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है और प्रथम अंक से भी उद्धत है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या है, जो किस समय बोली गई थी, सॉरी, तो तपोवन में जब एक भ्रमर शकुंतला के पास बार बार आता है, जब तपोवन में शकुंतला रहती है, एक भ्रमर होता है। ठीक है, तो वो बार बार शकुंतला के पास आता है और वह उसे भयभीत होकर अपनी दोनों सखी, अब उससे डरती है, कौन, शकुंतला। अब उससे डरने के कारण तो क्या करती है, प्रियंवदा और अनुसुईया जो उसकी दोनों सखियां होती है, तो क्या होता है, से उससे रक्षा करने के लिए कहती है ना। तो वो दोनों सखियों से कहती है कि मेरी उससे रक्षा करिए, किससे, भ्रमर से। तो वे हंसकर मजाक करती हुई कहती है, जैसा कि सखियां आमतौर पर आपस में मजाक करती हैं। क्या कहती है मजाक में कि अपनी रक्षा के लिए राजा दुष्यंत को बुलाओ, है ना। तो ऐसा वो बोलती हैं और वे दोनों ऐसे करके उनका मजाक करती हैं। तो शरार्थ तपोवन राजा द्वारा सुरक्षित होते हैं, है ना, तपोवन राजा द्वारा सुरक्षित होते हैं। ये हमारा सूक्ति का सरलार्थ है। अब भावार्थ, प्राचीन काल की जो परंपराएं होती हैं, प्राचीन काल की परंपराओं के अनुसार तपोवन में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा, आपत्ति या कठिनाई आती थी तो राजा को उसकी सूचना दी जाती थी। पहले क्या होता था, किसी प्रकार की कोई भी जो समस्या आती थी, बाधा आती थी, मुसीबत आती थी, परेशानियां आती थी, तो उसकी सूचना राजा को जाती थी। राजा फिर क्या करता था, राजा का ही उसकी सुरक्षा का दायित्व होता था। राजा को पूरा अधिकार होता था उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, पूरा दायित्व राजा के पास रहता था। और अतः प्रियंवदा और अनुसैया भी शकुंतला से यही कहती है कि यह तपोवन राजा दुष्यंत के अधीन है। तब वो कहती है ना कि जब उसको भ्रमर परेशान करता है तो वो दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसैया शकुंतला को यही कहती हैं कि भैया ये जो तपोवन है ये राजा दुष्यंत के अधीन है ना, वही यहाँ की सुरक्षा करते हैं, अतः वही यहाँ की सभी आपत्तियों को दूर करेगा। यदि तुम दुखी हो तो इसकी सूचना राजा दुष्यंत को भेज दो। ठीक है, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि आश्रम की सुरक्षा राजा के अधीन होती है। ऐसा कौन कहती है, हमारी अनुसुईया और प्रियंवदा जी उनसे कहती हैं, किससे, शकुंतला से। ठीक है, तो आइए शुरू कर दें हम अपनी 8वीं सूक्ति, फिर 9वीं और फिर हमारा शुरू होगा द्वितीय अंक। अब हमारी सूक्ति नंबर 8। ठीक, ना प्रभा तरलम। ठीक है, ना प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात। ठीक, ये हमारी सूक्ति आपकी बुक में भी होगी। तो प्रसंग हमारा वही रहेगा। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से ली है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो राजा जो होते हैं हमारे, जब राजा दुष्यंत को जब ज्ञात हो जाता है
जब उनको पता चल जाता है ये शकुंतला कौशिक ऋषि से उत्पन्न मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है। क्या होता है, जो हमारे राजा दुष्यंत जी थे ना, उनको पता चल जाता है कि ये पुत्री किसकी है। भाई इतना विशेष अनुपम सौंदर्य, आखिर ये है कौन, है ना भाई। मतलब धरती पर तो सामान्य नहीं है, ये सामान्य लोगों की तरह नहीं है, आखिर ये है कौन। जब उनको पता चल जाता है कि शकुंतला कौशिक ऋषि से उत्पन्न है ना, तो मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है, तो वह समझ जाते हैं कि यह दिव्य रूप कैसे आया है। अतः यह कहता है कौन, हमारे दुष्यंत जी, सलार्थ प्रभा से जगमगाती ज्योति कभी भी भूतल से उदय नहीं हो सकती। ये इसका है सरलार्थ। ना प्रभा तरलम, है ना, प्रभा से जगमगाती ज्योति रुदेती वसुधा तलात। ज्योति कभी भी भूतल से, जमीन से, भूतल से उदय नहीं हो सकती। उनको संदेह हो गया था, है ना, कि भैया इतना मतलब कोई इतना अनुपम सौंदर्य कोई साधारण लोग तो नहीं हो सकती है ना। तो उन्होंने पता लगा लिया था। तो अब हमारा भावार्थ, जो कारण जैसा होता है, ठीक है, उससे उसी प्रकार का कार्य उत्पन्न होता है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ये तो आपको पता ही है। तो जो कारण जैसा होता है, देखो इन लाइनों में बहुत गहराई है, बहुत रहस्यपूर्ण लाइन है ये। जो कारण जैसा होता है उसी प्रकार का कार्य उत्पन्न होता है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है। जैसे काली मिट्टी से काला घड़ा ही बनेगा भाई, है ना। काली मिट्टी से गोरा घड़ा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, ठीक है। तो काली मिट्टी से काला ही घड़ा बनेगा, है ना, और सोने का तो बन ही नहीं सकता, है ना। तो राजा दुष्यंत भी शकुंतला के दिव्य रूप को देखकर समझ जाते हैं कि वह मानव जाति से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि इसका सौंदर्य मानव जाति की नारी से सर्वथा हमेशा कैसा है, अद्भुत है ना। अब वैसा है ही नहीं जैसा कि एक मानव जाति होती है, अनुपम सौंदर्य था उनका। तो जिस प्रकार प्रकाश, बिजली, प्रभा आकाश से ही, है ना, कभी भी मतलब सौंदर्य जो हमारा बिजली, प्रकाश, प्रभा आदि आकाश से ही उत्पन्न हो सकते हैं। भाई ये कब कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कभी बिजली जमीन से थोड़ी ना पैदा होती है, कभी प्रकाश जमीन से थोड़ी ना आता है, ये सब आकाश से ही आते हैं, ठीक है। तो प्रकाश, बिजली, प्रभा आकाश से ही उत्पन्न हो सकते हैं, और भूतल से ज्योति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। उसी प्रकार शकुंतला का सौंदर्य भी किसी दिव्य से ही उत्पन्न हो सकता है, अर्थात कोई भैया इनको पैदा करने वाला कोई दिव्य रूप ही होगा, है ना। तो भाई अप्सरा की पुत्री थी वो, भूतल की मानवीय जाति से तो हो ही नहीं सकता, है ना। राजा को जब ये पता लग गया, पता हो गया कि अप्सरा मेनका की पुत्री है, तो शकुंतला की दिव्यता का निश्चय हो जाता है। अब तो जब उनको पता चल गया कि भैया ये तो अप्सरा जो मेनका थी उनकी पुत्री है, तो अब तो कुछ कहना ही नहीं, अब तो बस सूक्ति उन्होंने बोल दिया। क्या बोला था, ना प्रभा तरलम ज्योति रुदेती वसुधा तलात, ठीक है। प्रभा से जगमगाती ज्योति कभी भी भूतल से उदय नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई थिंक मुझे आशा आप सभी को जरूर पसंद आ रही होंगी और आपका कुछ समस्या का समाधान भी हो रहा होगा, ठीक है। तो मुझे यही आशा है जी। तो अब हमारी सूक्ति नंबर 9, लास्ट अंतिम सूक्ति प्रथम अंक की, नाटक की नहीं, अभी तो और भी अंक बचे हैं, ठीक है, वो भी हम करवाने वाले हैं, लेकिन इसमें केवल यही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 9वीं सूक्ति हमारी चेष्टा प्रतिरूपिका कामिनो मनोवृत्ति ही।
तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, जो सूक्ति लिखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जब कोई सूक्ति अगर आपके पेपर में आ जाती है तो पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, अगर इसमें से आता है तो प्रस्तुत सूक्ति अभिज्ञान महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। और अगर किसी और दूसरे का आ जाए तो भैया आप उनका नाम लिखना, इनका नाम नहीं लिखना, ठीक है। जैसा जैसा टॉपिक, ठीक है, वैसे जैसा कारण वैसा ही हमें कार्य करना है। अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जैसा जो टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है आपको, ठीक है। तो कालिदास जी का आएगा तो कालिदास जी का लिखेंगे, भास जी का आएगा तो भास जी का लिखेंगे, जिसका भी आएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रसंग। अब आते हैं हमारा इससे ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। अनसुईया प्रेमवदा शकुंतला के प्रेम व विवाह आदि के विषय में कहती है। अब शकुंतला और अनसुईया और प्रेमवदा ये दो उनकी कौन होती है, सखियां होती है। ये भी आपका प्रश्न है। तो शकुंतला की सखियां कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, प्रेमवदा और अनसुईया, आपको पता भी होगा, ठीक। तो शकुंतला के प्रेम व विवाह आदि के विषय में कहती है। तो फिर क्या होता है, लज्जाशील अर्थात शर्म शकुंतला को उचित प्रतीत नहीं होता, ठीक। अतः वह वहां से उठकर जैसे ही चलने लगती है वैसे ही राजा का मन करता है कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता तथा राजा मन में सोचता है, ठीक है। क्या सोचता है, चेष्टा प्रतिरूपिका कामिनो मनोवृत्ति, अर्थात कामुक व्यक्ति की मनोवृत्ति अर्थात जो सोच होती है उसके चेष्टा के अनुरूप होती है, ठीक है। तो इस तरह का इसका सरलार्थ है। तो अब करते हैं हम इसका भावार्थ। जो कामी मानव होता है, कामी मानव का यह स्वभाव है कि उसकी शारीरिक चेष्टाएं मन में प्रतिबिंबित रहती है, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार की काम वासना से व्याप्त वह शरीर के कार्य करता है उसी प्रकार ही उसका मन भी विकृत रहता है, ठीक है। उसका मन भी वैसा ही रहता है। राजा दुष्यंत भी शकुंतला को कामुक चेष्टा से देखता है, ठीक है। तो उसे पकड़ना चाहता है, उस पर कटाक्ष आदि करता है। अर्थात जिस प्रकार की काम भरी चेष्टा से वह शरीर से करता है वह चेष्टा, वैसा ही उसका मन भी काम वासना से भर जाता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों वृत्तियां काम की दशा में एक जैसी रहती है। राजा दुष्यंत भी तन और मन शकुंतला विषयक काम मुक्ता से व्याप्त है, ठीक है। तो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिनो मनोवृत्ति, ये हमारी लास्ट सूक्ति प्रथम अंक की अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक की प्रथम अंक की लास्ट सूक्ति भी हो गई है। तो अब हम करेंगे द्वितीय अंक। तो मुझे आशा है आप सभी को ये सूक्तियाँ बहुत ही पसंद आई होंगी और ये आपकी इस बुक में भी आपको जरूर मिलेंगी। आप अपनी बुक में इनको टिक जरूर कर लेना और टिक कर और आप इनका प्रसंग, इनका भावार्थ, इनका सरलार्थ अच्छी तरह से इन्हें ग्रहण कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी 7 अंक की सूक्तियां आपके एग्जाम से पहले आपको कंटेंट बना के तैयार कर दूं, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, ठीक। तो जिस लगन से मैं आपके लिए कर रही हूँ तो उसी लगन से आप भी पढ़िए, सीखिए, अपने एग्जाम दीजिए, अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करिए, यही मुझे मेरी प्रभु से आशा है। और आपके जब एग्जाम है तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में द्वितीय अंक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।